तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। करंट अफेयर्स की आज तीसरी क्लास है। तो उसमें हम लोगों ने आपके सामने करंट अफेयर्स के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो शॉर्ट में लिख दी हैं, और हमने जो ध्यान रखा है उन चीज़ों पे कि जो एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाएंगी आपसे। तो शॉर्ट में ही सारी बातें लिख रखी हैं और धीरे धीरे आपसे इसके एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस करते रहेंगे। कॉपी पेन आप लोग साथ में रखिए, कुछ नया हम बोलेंगे तो उसको नोट कर लीजिएगा। अब जैसे अब नए संसद भवन की बात करें तो नया संसद भवन जो है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना है। सेंट्रल विस्टा इसको कहा गया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, उसके तहत ये संसद भवन बना है। एक ही संसद भवन है, इसमें बीच में सेंट्रल हॉल है, एक और लोकसभा है और एक और राज्यसभा है। जो हमारा पुराना संसद भवन था, अब कह रहे हैं कि वो इमारत जो है काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, उसमें जगह जो थी वो कंजेस्टेड थी, इसलिए नई इमारत की हमें ज़रूरत पड़ी है। दूसरा, अब आने वाले समय में परिसीमन होगा, तो जब परिसीमन होगा तो लोकसभा राज्यसभा दोनों की सीटें बढ़ेंगी। तो जो पुराना संसद भवन है हमारा, वो उसके लिए पूरा मुफीद नहीं होगा, इसलिए हमें नए संसद भवन की ज़रूरत पड़ी है। दूसरा, अच्छा यहीं पर आपको मैं बताता चलूँ, शायद मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये चीज़ जो हमारी करंट अफेयर्स की उसमें लिखाया है कि कब पुराने संसद भवन में आखिरी बैठक हुई और कब नए संसद भवन में नए सत्र का शुभारंभ हुआ। तो जो हमारा पुराना संसद भवन है उसको क्या नाम दिया हमने? पुराना जो संसद भवन है उसको हमने क्या नाम दे दिया? संविधान भवन। ध्यान रखना, जो पुराना संसद भवन था उसको हमने नाम दे दिया है क्या? हाँ, संविधान भवन। ठीक है साहब, ओके। तो अब जो नया संसद भवन है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना है। इसका उद्घाटन हुआ है 28 मई 2023 को। माननीय प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। आपसे इस बारे में पूछ भी सकता है। और इसकी जो बुनियाद थी, शॉर्ट में लिखा मैंने वैसे बू से बुशरा और पता नहीं क्या क्या हो सकता है, तो बू से बुनियाद, इसकी जो बुनियाद रखी गई थी या शिलान्यास हुआ था वो हुआ था 10 दिसंबर सन 2020 को। 10 दिसंबर सन 2020 को प्रधानमंत्री जी ने इसका निर्माण का बुनियाद रखी थी। हालांकि अगले साल इसका निर्माण शुरू हुआ था। अच्छा, अब ये जो प्लाट है ना जहाँ पर नया संसद भवन बना है, ये ज़मीन कुछ इस तरह की है, तिकोनी है, त्रिभुजाकार है। तो अगर आप दूर से देखेंगे ना, अगर आप दूर से देखेंगे, सैटेलाइट इमेज देखेंगे या ऊपर से इसका एरियल व्यू आप देखेंगे तो ये आपको त्रिभुजाकार दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली इसमें 6 भुजाएं हैं, षटकोणीय आकृति है ये। तो मैंने यहाँ लिखा भी है ना, त्रिभुजाकार षटकोण। आपको दूर से देखने में ये ट्रायंगल शेप में लगेगा, लेकिन एक्चुअली जो है ये षटभुजाकार आकृति है। ठीक है ना, 6 भुजाओं वाली आकृति है ये। और इसमें लोकसभा में 888 और राज्यसभा की 384 सीटें हैं। यानी कि जो लोकसभा भवन है उसमें 888 सीटें हैं, जो राज्यसभा भवन है उसमें 384 सीटें हैं। हालांकि शायद इतना आपसे ना पूछे कि इसमें कितनी सीटें हैं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, कोई अनहोनी ना हो जाए। तो लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सीटें हैं। और जो सेंट्रल हॉल है, सेंट्रल हॉल समझते हैं ना, एक और लोकसभा और दूसरी ओर राज्यसभा, बीच का जो हॉल है उसे केंद्रीय कक्ष या सेंट्रल हॉल कहते हैं। तो जब भी दोनों हाउस की बैठक होती है, संसद में कोई समारोह होता है तो सेंट्रल हॉल में होता है। तो इन दोनों सीटों को मिलाकर के जो योग आ रहा है 1272, उतनी सीटें उसमें हैं। ठीक है ना। अब इसके जो आर्किटेक्ट हैं, नए संसद भवन के जो आर्किटेक्ट हैं वो हैं बिमल पटेल, गुजरात के हैं ये। और ये इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है टाटा प्रोजेक्ट्स। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है जल थल नभ द्वार। एक्चुअली इस संसद भवन में प्रवेश के लिए 3 मुख्य द्वार हैं, 3 दिशाओं में 3 प्रवेश के द्वार हैं, मुख्य द्वार। तो एक को जल द्वार नाम दिया गया है, एक को थल द्वार और एक को नभ द्वार नाम दिया गया है। एक सवाल और पूछ सकता आपसे कि हमारा जो लोकसभा और राज्यसभा के जो भवन हैं इनकी थीम किस पर है? थीम का मतलब इनका डिज़ाइन किस पर बेस है? तो जो लोकसभा का जो डिज़ाइन है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर या मयूर पर के आधार पर उसको डिज़ाइन किया गया है। और जो राज्यसभा भवन है, ये जो राज्यसभा का भवन है, वो हाउस जो है उसका जो डिज़ाइन किया गया है वो हमारे राष्ट्रीय पुष्प कमल के बेस पर या उसकी थीम पर डिज़ाइन किया गया। ठीक है ना। तो एक याद कर लेना, मोर और कमल में से कोई एक याद कर लेना, लोकसभा में कौन सा, राज्यसभा में कौन सा है। और नए संसद भवन के प्रांगण में यानी कि आंगन में बरगद का पेड़ भी लगाया गया। ठीक है ना, जो कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है ना। अब इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है नए संसद भवन का, उसमें जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है उसकी प्रतिकृति और साथ ही साथ जो अशोक स्तंभ के ऊपर जो 4 शेर हैं उनका मॉडल उसके ऊपर बनाया गया, मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर। ठीक है, चलिए साहब। अच्छा, यहीं पर एक बात और आती है, सेंगोल। सेंगोल उस समय जब इसका उद्घाटन हुआ था ना तो काफ़ी चर्चा में रहा था। ये एक सोने की परत चढ़ा हुआ एक विशेष प्रकार का छड़ है। ये सोने की परत चढ़ा हुआ एक विशेष प्रकार का छड़ है जिसको नाम दिया गया है सेंगोल। ये तमिल भाषा का शब्द है सेंगोल। ऐसा कहा जाता है कि सेंगोल जो है
वो राजसी सत्ता का प्रतीक है या राजदंड का प्रतीक है ना। ये है ना, इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा लंबा करके तो जो है कि एक खास किस्म का एक सोने की परत चढ़ा हुआ विशेष प्रकार का ये स्तंभ जैसा है, ठीक है ना। इस जो नाम दिया गया सेंगोल। ये जो सेंगोल शब्द जो है सबसे पहले 8वीं से 13वीं 14वीं शताब्दी तक का जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में खास करके जो चोल एम्पायर था उसमें काफ़ी चलन में था। उसमें ये राजसत्ता का प्रतीक कहा जाता था। और सेंगोल जो था हमेशा राजा के सिंहासन के दाएं ओर रखा रहता था। किसकी ओर? दाएं ओर। अच्छा, अब ये राजसत्ता का प्रतीक तो था ही था, साथ ही साथ ये भी उम्मीद की जाती थी कि जिसने सेंगोल को ग्रहण किया है, यानी कि जिसके पास सत्ता है, वो सदैव राजकाज में न्याय पर ध्यान रखेगा। तो सेंगोल जो है वो राजसत्ता या राजदंड का प्रतीक होने के साथ ही साथ न्याय का प्रतीक भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अधिनियम क्यों लिखा है मैंने? जब मोदी जी ने उद्घाटन किया तो उसी दिन सुबह को ना तमिलनाडु के अधिनम संप्रदाय के संत, उनको बुलाया गया। तमिलनाडु के अधिनम संप्रदाय के संतों को बुलाया गया और उनके द्वारा विशेष पूजा अर्चना करवाई गई और उन्हीं के हाथों से इस सेंगोल को मोदी जी ने ग्रहण किया। उसके बाद ये सेंगोल कहाँ रखा गया? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के दाहिनी ओर। जो लोकसभा स्पीकर है ना, उनकी जो चेयर है उसके दाहिनी ओर इसको रख दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सेंगोल की बात हो गई, ठीक है ना। अब बात यह है कि सेंगोल आया कहाँ से, ये कौन सा सेंगोल है? तो ऐसा है ना कि जब 14 और 15 अगस्त की रात को, 14-15 अगस्त 1947 की रात को जब अंग्रेज़ों ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने उस रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये सेंगोल गिफ्ट किया था। ये जो था अंग्रेज़ों से भारतीयों को सत्ता देने का प्रतीक था। उसके बाद ये जो सेंगोल है, पंडित नेहरू ने इसको इलाहाबाद म्यूजियम में रखवा दिया था और वहाँ से मंगवा करके अब इसको लोकसभा में स्थापित किया गया। समझ गए? कुछ पूछना है इसमें? किसी ने कुछ पूछना है? चलिए, तो आप देखो, अब आप अगर आप अभी तक मेरी वीडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे बच्चे तो मेरे साथ जुड़े हुए ही हैं, अगर आप लोग मेरे साथ मेरी वीडियो में जुड़े हुए हैं तो देखो मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैंने इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इतनी जगह में लिख दी हैं और इससे रिलेटेड सारी कहानी मैंने आपको बता दी है। तो मैं अपना समय भी बचा रहा हूँ और आपका समय बचा रहा हूँ। अब आप जब आप इसको दोबारा ना सुनिएगा, आप लोग भी अगर बैठें तो अपने साथ कॉपी पेन लीजिए, पॉज करके लिखते जाइए। आप लोग मेरे साथ बैठ के इसको लिखते जाइए। हाँ, इन फ्यूचर जैसे महीने 1.5 महीने बाद अब जब आप बातें भूल जाएंगे तो इस वीडियो को फिर से भगा के देखिए, फिर से रिवाइंड हो जाएगा और ये चीज़ें आपके लिए। अब जैसे इसी में देखो ना, तो अब ये सेंगोल तो अमर हो गया। ये अक्सर पूछा जाएगा आपसे कि सेंगोल आया कहाँ से था? चोल एम्पायर से आया था। किसका प्रतीक है? राजसत्ता का प्रतीक है। और इस समय कहाँ रखा हुआ है? लोकसभा अध्यक्ष के आसन में। ये तो आपसे हर समय पूछा जाएगा। लेकिन इस समय चूंकि ये घटना अभी मई की है, तो आने वाले 2-3 महीने तक, आने वाले मई या जून के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें ही पुराना आ जाएगा, उसमें नहीं होगा। अभी दिसंबर जनवरी में जितने एग्ज़ाम होंगे, दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में, उसमें खूब पूछा जाएगा। तो अब ऐसे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो कॉमन क्वेश्चन हैं वो यहाँ से आ जाएं। ये गलत ना हो, आपका कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो गलत हो तो होता रहे, लेकिन जो मैंने बता दिया आपको वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके, चलें आगे। तो ये मैंने बता दिया। अच्छा, इसी अवसर पर अब आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसी अवसर पर मोदी जी ने 75 रुपये का सिक्का, उन्हें हम सेरेमोनियल कॉइन्स कहते हैं, स्मारक सिक्का, 75 रुपये का स्मारक सिक्का और 75 रुपये का डाक टिकट जारी किया, ठीक है ना। इसी अवसर पर आपसे पूछेगा क्या जारी किया और कितने रुपए का जारी किया? 75 रुपये का सिक्का और 75 रुपये का डाक टिकट जारी किया, ठीक है। अब आ जाते हैं अजय बांगा। अजय बांगा जो हैं ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। सुनना ध्यान से मेरी बात को। अजय बांगा जो हैं वो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, भारत में ही पैदा हुए हैं और इन्होंने दिल्ली में सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन भी किया है, ठीक है ना। और उसके बाद इन्होंने IIM अहमदाबाद से PG भी किया है। अब बुक में ना MBA नहीं लिखा है, PG लिखा है, ठीक है ना। तो IIM अहमदाबाद से इन्होंने PG भी किया है। उसके बाद इन्होंने ये अमेरिका चले, भारत में भी इन्होंने नौकरी की, अमेरिका चले गए। अमेरिका में फिर वहाँ सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में वहाँ पर इन्होंने काफ़ी समय तक काम किया। बाद में अमेरिकन सिटीजनशिप भी इन्होंने ले ली, यानी कि भारतीय नागरिकता इन्होंने छोड़ दी। तो अब जो हैं ये वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन बने हैं। अच्छा, जो वर्ल्ड बैंक है ना, एक है वर्ल्ड बैंक और एक है IMF। तो परंपरा से क्या है कि वर्ल्ड बैंक का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा अमेरिकी होता है और IMF का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा यूरोपीय होता है। समझ रहे ना, परंपरा है।
ठीक है ना, इन्हीं लोगों ने कब्जा कर रखा है इन पे। तो अब उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए अमेरिका ने अपने ही आदमी को इसका चेयरमैन बनवाया है, लेकिन बने हैं अजय बांगा। तो ये हो गए भारतीय मूल के, भारतीय नहीं है, हालांकि पैदा भारत में हुए, लेकिन अब ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, अजय बांगा। ओके, एक बार जब मैंने इनका नाम पढ़ा ना तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, मैंने किताब में गलत तो नहीं लिखा हुआ है, अखबार में गलत तो नहीं लिखा हुआ। जब मैंने पढ़ा अच्छा इन्होंने अमेरिकी सिटीजनशिप ले लिए, तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। दिल्ली में सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ये पढ़े हैं, उसके बाद IIM अहमदाबाद में ही पढ़े हैं, वर्ल्ड बैंक के 14वें चेयरमैन या 14वें अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और 2005 में इन्होंने अमेरिकी नागरिकता ली और 2016 में इन्होंने पद्मश्री मिला। देखिए अब होगा क्या, अभी जैसे मैंने कहा ना दिसंबर जनवरी तक के जो एग्ज़ाम है उसमें आपसे ये सारा पूछ सकता है कि किस वर्ष अमेरिकी नागरिकता ली, कहाँ से इन्होंने पढ़ाई करी और कहाँ से इनको पद्मश्री मिला। अब जैसे ही 3-4 महीने गुजर जाएंगे, जैसे ही 3-4 महीने गुजर जाएंगे, अब आपसे पता है क्या पूछेगा कि इनमें से कौन ऐसे भारतीय मूल के हैं जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने। बस लास्ट में जाकर आपसे पूछेगा सिर्फ 2-3 महीने बाद, अगर इससे अलावा कोई और सवाल आ जाए तो मुझे बताना, लेकिन जनवरी तक जो एग्ज़ाम होंगे ये सारे पिए जाएंगे। ठीक है ना, हाँ ध्यान रखना। ठीक है, तो करंट अफेयर्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 6-7 महीने रहती हैं, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा रहती हैं, है ना। जैसे APJ कलाम साहब ने एक बुक लिखी थी विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, तो वो 6-7 महीने उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती थी, लेकिन अब क्या आता है, विंग्स ऑफ फायर किसकी, वो भी कभी ज़्यादा कदा आ गया तो आ गया। ठीक है ना, तो इसलिए ना हमारे करंट अफेयर्स में गुजरी है बहुत सारी चीज़ें, इसलिए हमको याद, जैसे मैंने आपको बताया ना कि परंपरागत रूप से IMF का चेयरमैन ये और वर्ल्ड बैंक का ये, तो हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं। आप लोग अभी बच्चे हो, आप शुरू कर रहे हो तो धीरे धीरे याद होगा। ठीक है, तो इसके बहाने आप लोग ना मैगजीन और अखबार भी पढ़ना सीख लो कि वहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब मैं बार बार तो आपको लिखाऊंगा नहीं है, आप लोग सीखते रहो, आगे अपने नोट्स खुद बनाओ। ठीक है, अच्छा ओके। अब मैंने लिखा अनुमान, फिर मैंने क्या लिखा होगा, PAC। तो अनुमान का मतलब संसद की अनुमान समिति, जो मैंने आपको पढ़ाया ना पॉलिटी में, ये अनुमान समिति, एस्टिमेट कमेटी या प्राकलन समिति। अनुमान समिति के अध्यक्ष बने हैं गिरीश बापट, जो कि BJP के हैं। मैंने पढ़ाया था ना पॉलिटी में, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, आप लोग पता ही थे ना, थे क्लास में। तो अनुमान समिति के नए अध्यक्ष बने हैं गिरीश बापट, और जो ये वाली जो मैं लिखी ना उपक्रम, एक्चुअली इसका पूरा नाम है, मैं लिख दूँ, इसका पूरा नाम है लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति, इसका पूरा नाम है लोक उपक्रम समिति। तो BJP के हैं संतोष गंगवार, जो कि चेयरमैन बने हैं लोक उपक्रम समिति के। ठीक है, ओके। अच्छा, जो लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसे PAC कहते हैं, लोक लेखा समिति या PAC या समझ गए ना, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी या शॉर्ट में PAC। इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के हैं ये। और परंपरागत देखो, हमारे यहाँ लोक लेखा समिति जो सबसे पहले बनी थी ब्रिटिश टाइम में 1921 से बन गई थी, 1966, 67, 68, 1967-68 से हमारे देश में ये परंपरा है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा में सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है उसका कोई नेता होगा। तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए अधीर रंजन चौधरी को फिर से PAC का या लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो देखो ये सारी बातें इन शॉर्ट मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पर बेटा कुछ पूछना किसी ने? रंजन वाला लोक समिति के अध्यक्ष अधीर, देखो इन्हें ना, इनका पूरा नाम है अधीर रंजन चौधरी, इनका पूरा नाम है अधीर रंजन चौधरी, और ये कांग्रेस के नेता हैं। अब PAC की फुल फॉर्म हुई पब्लिक अकाउंट कमेटी, हिंदी में से कहते हैं लोक लेखा समिति। ये लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त समिति होती है जो सरकार के खर्च की निगरानी करती है, उसके चेयरमैन बनाए गए। हर साल नया चेयरमैन बनता है इसका। ठीक है, आगे चलें। अब IIFA, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, IIFA, पहले तो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। ओके, देखो हमारे यहाँ फिल्मों के लिए बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं। सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा? दादा साहब फाल्के अवार्ड, है ना, दादा साहब फाल्के अवार्ड। इसके अलावा नेशनल फिल्म, है ना, ये अवार्ड आपको दिए जाते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और भी बहुत सारे सिनेमा के क्षेत्र में हमारे यहाँ अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन सबसे फेमस यही रहते हैं। अब सन 2000 में हमने क्या किया, हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने क्या किया कि हमने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को ग्लोबलाइज करना है, और हो भी रही है। हमारी फिल्में विदेशों में भी खूब देखी जा रही हैं। तो हमने अपनी इंडस्ट्री को ग्लोबलाइज करना है, इसके लिए इन्होंने क्या किया कि दुनिया में अलग अलग देशों में हर साल अपनी फिल्म इंडस्ट्री का एक जो है कि एक जलसा, एक मेला, है ना,
एक समारोह आप जो है आयोजित करो, और उस समारोह में बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम तो हो ही हों, इसमें साल भर की जो सबसे अच्छी फिल्में हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनसे रिलेटेड जो अवार्ड हैं वो दो। जैसे दादा साहब फाल्के में दिए जाते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड में दिए जाते हैं ना, उसी तरह से ये अवार्ड हो गए इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, इसमें अवार्ड दिए जाते हैं। तो ऐसा पहला जो सेशन हुआ था, मैंने कहीं लिखा भी होगा, सन 2000 में लंदन में, लिखा मैंने कहीं लास्ट में लिखा, हाँ। तो ऐसा पहला जो हुआ था, अब देखो आपने लिखा ना तो आपको याद है, फ़ायदा तो होता है, आपने लिखा आपको याद है ना, और मैंने पढ़ा और लिखा तो मुझे पता है मैंने इसमें कहीं ना कहीं लिखा है। तो अगर हम किसी चीज़ में रमे रहते हैं ना, लगे रहते हैं, तो फ़ायदा तो होता, अब आप भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसा पहला जो सेशन हुआ था, ऐसा पहला जो समारोह हुआ था, वो सन 2000 में लंदन में हुआ था। अब जो हुआ 23वां हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है अबू धाबी। अबू धाबी आपको पता है यूएई की कैपिटल है, यूएई माने यूनाइटेड अरब अमीराट्स या संयुक्त अरब अमीरात, उसकी राजधानी है ये अबू धाबी। अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई, इसकी कैपिटल है अबू धाबी। तो आपसे यही पूछ सकता है कहाँ हुआ, यूएई में, तो यूएई भी सही है, और अबू धाबी पूछे तो अबू धाबी भी सही है, ठीक है। मई 2023 में हुआ ये, और लगातार दूसरी बार हुआ इस साल, यानी कि 2022 में भी यही हुआ था और 2023 में भी यही हुआ। अब देखो आपसे इसमें ये सवाल पूछेगा, हो सकता है कि इसकी फुल फॉर्म पूछ ले, ये तो हमें से ही पूछेगा। पहला कब हुआ, 2000 में लंदन में हुआ, हालांकि पूछा नहीं गया, लेकिन अगर याद रह जाए तो बड़ी बात नहीं है। अब आपसे जो है कि एक तो ये पूछेगा ये हुआ कहाँ इस बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूएई अबू धाबी में हो गया। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सबसे ज़्यादा कि इसमें सबसे अच्छी फिल्म का अवार्ड किसे मिला, दृश्यम 2 को। दृश्यम 2 को इसमें सबसे अच्छी फिल्म का अवार्ड मिला। इसके डायरेक्टर हैं अभिषेक पाठक, ये इसके डायरेक्टर हैं। और इसमें सबसे अच्छे डायरेक्टर निर्देशक का जो अवार्ड मिला है रॉकेटरी फिल्म के लिए आर माधवन को मिला है। ये शायद नेशनल फिल्म में भी यही ले गए शायद मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है ना। तो सबसे अच्छे निर्देशक का अवार्ड भी रॉकेटरी फिल्म का पूरा नाम है, याद है किसी को, रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट, है ना। हाँ, आप लोग भी सुन लीजिएगा, रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट। मुझे समय नहीं मिला, मुझे देखनी थी, मैं देख नहीं पाया। रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट, ठीक है ना, ये फिल्म है, और आर माधवन इसके डायरेक्टर हैं। तो सबसे अच्छे डायरेक्टर के लिए आर माधवन को रॉकेटरी फिल्म के लिए अवार्ड मिला है। बात क्लियर है मेरी। सबसे अच्छी फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2, इसका डायरेक्टर अभिषेक पाठक। सबसे अच्छे डायरेक्टर का अवार्ड जो मिला है आर माधवन को, कौन सी फिल्म के लिए, रॉकेटरी फिल्म के लिए मिला है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें सबसे अच्छे हीरो का अवार्ड मिला ऋतिक रोशन को। जैसे आप ना, जैसे आप आईएएस का एग्जाम देने जाएंगे ना यहीं पे, तो आईएएस का कहते हैं आईएएस का पेपर बड़ा कठिन आया, कठिन इसलिए आया ना, वो आपसे पूछ लेगा कि बताओ पहला कहाँ हुआ था, वो इस बार जो हुआ कितने नंबर का था, है ना। उसी क्वेश्चन में यही पूछ लेगा कि आर माधवन को मिला है, किस फिल्म के लिए मिला है ना। रॉकेटरी आपको याद है, वो द नॉम्बी इफेक्ट भी पूछ सकता है, तो उसमें सारा पढ़ना वनडे में ऊपर। लेकिन मैं ये मशवरा ये दूंगा कि तैयारी करो तो आईएएस की करो, कहीं ना कहीं नीचे लटक जाओगे, ठीक है। इसमें सबसे अच्छे एक्टर का अवार्ड मिला है फिल्म विक्रम बेधा के लिए ऋतिक रोशन को, सैफ अली खान भी थे इसमें, तो ऋतिक रोशन को मिला है फिल्म विक्रम बेधा के लिए सबसे अच्छे एक्टर का अवार्ड। और आलिया का जलवा कायम है, आलिया भट्ट को गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए यहाँ भी अवार्ड मिल गया सबसे अच्छी एक्ट्रेस के लिए। और सिंगर, वैसे तो इसमें बहुत सारे अवार्ड हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के छांट के लिखे हैं, मुझे नहीं लगता कि और पूछेगा। तो सिंगिंग के लिए मेल में अरिजीत सिंह और फीमेल में श्रेया घोषाल। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसमें IIFF में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है वो कमल हसन को मिला है, ठीक है। लाइफ टाइम यानी कि सिनेमा में पूरे जीवन जिन्होंने बेहतरीन अपना योगदान दिया उनको सम्मानित किया जाता है अलग से, उसको कहते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है ना। जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ना, इस बार किनको मिला है, वहीदा रहमान को, वहीदा रहमान को मिला शायद, ये आशा पारेख को मिला है इस बार का, मैं लिखाया था वहीदा रहमान को मिला है, ठीक है ना। हाँ, वहीदा आशा पारेख जी को इससे पहले मिला था। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो दिया जाता है सिनेमा में पूरे जीवन की अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। अब इस बार वाला यानी कि वर्ष 2023 का जो स्वतंत्रता दिवस था, वर्ष 2023 का जो स्वतंत्रता दिवस था, ये 77वां स्वतंत्रता दिवस था। पिछला जो 15 अगस्त था ना, 77वां। पहला स्वतंत्रता दिवस कब था, 15 अगस्त सन 1947। ध्यान रखना, ये 77वां स्वतंत्रता दिवस था और आज़ादी के साल पूरे हो गए 76, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, है ना। पहला हमेशा याद रखना, हमारा पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950, पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947, ठीक है। तो ये 77वां स्वतंत्रता दिवस था। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, आपको पता है परंपरा है हमारे यहाँ कि हर बार 15 अगस्त के दिन जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका लाल किले से भाषण होता है ना।
तो प्रधानमंत्री मोदी जी का ये लाल किले से 10वां भाषण था लगातार। इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की बराबरी कर ली है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी लगातार 10 बार लाल किले से भाषण दिया है 15 अगस्त 1947 को, लेकिन सबसे ज़्यादा बार ये भाषण नेहरू जी ने 17 बार और उनके बाद उनकी पुत्री इंदिरा गांधी ने 16 बार दिया। ठीक है ना। नेहरू जी 17 साल, इंदिरा गांधी लगभग 16 साल प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह लगभग 10 साल रहे और पीएम को हमारे मोदी जी को 10वां साल चल रहा। ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, तो अब इस मौके पर इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किए थे, उसमें कुछ खास ये था, इन्होंने कहा कि भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। इन्होंने इसमें कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इन्होंने कहा कि हमारा टारगेट है कि हम 2 करोड़ लखपति दीदी भारत में बनाएंगे। लखपति दीदी का मतलब क्या है? जो सेल्फ, इसके लिए खैर अलग से कभी बात करेंगे, जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स है ना, स्वयं सहायता समूह, उनको लोन दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, बाजार का प्रशिक्षण दिया जाएगा और तमाम तरह की सहायता दी जाएगी ताकि महिलाओं की आय बढ़ जाए और कम से कम 1 लाख उनके अकाउंट में आ जाए। इस योजना को नाम दिया गया है लखपति दीदी। ठीक है, तो महिला उद्धार से संबंधित है। इसमें इन्होंने इस बार फिर दोहराया कि वर्ष 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनाएंगे। ठीक है ना। चलिए साहब, अब यहीं पर इन्होंने जो बात की वो की 3D की, कि भारत की जो ताकत है वो 3D है, 3D मूवी नहीं। इसमें इन्होंने बात की कि इंडिया की जो पावर है वो है 3D। अब यहाँ पे 3D का मतलब क्या है? डेमोग्राफी का मतलब है हमारे पास भरपूर आबादी है, जो ऐसी आबादी जो काम करने में सक्षम है। हमारे पास भरपूर आबादी है और ऐसी आबादी है जो काम करने में सक्षम है, खूब ज़्यादा काम कर रही है। तो 3D का मतलब डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, यानी कि हम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मजबूत लोकतंत्र भी हैं। क्रेसी शॉर्ट में लिखा मैंने, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, यानी कि भारत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला देश है। तो इसको इन्होंने डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी को भारत की ताकत बताया। किस दिन? स्वतंत्रता दिवस के दिन भाषण देते हुए। ठीक है ना। इन्होंने कहा कि इस समय, इन्होंने इसी समय कहा था कि इस समय का जो समय चल रहा है, ये जो समय चल रहा है ये पिछले 1000 साल और आने वाले 1000 साल के बीच का समय है। इन्होंने कहा कि पिछले 1000 साल की गुलामी का समय और आने वाला जो 1000 साल है, इन्होंने कहा है पिछले 1000 साल की गुलामी का समय और आने वाला जो 1000 साल होगा वो भव्यता का समय होगा। हम उसके बीच से गुजर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये वो समय है जिसे, जो आने वाले 1000 साल की बुनियाद है, ये वो समय है जिसे दुनिया 1000 साल बाद भी याद रखेगी, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है ना। आगे चलें। अच्छा, अब देखो नया कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखो कितनी सारी बातें की मैंने आपसे शॉर्ट में, इतनी सारी बातें की, उसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब तुम अगर लिखोगे ना, अगर तुमने ये बात सुन ली है तो तुम पता क्या लिखोगे? अगर तुमने ये बात लिख ली है तो तुम अगर कैसे लिखो? वैसे इसमें शॉर्ट करने में कुछ रह नहीं गया है। 2047 तक विकसित सभी को याद रहता है, ये मैंने बहुत शॉर्ट करके लिख दिया, इसमें और कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अब तुम ये कर सकते हो कि जैसे तुम्हें 2047 रट गया, लखपति दीदी रट गया, 2 करोड़, तो उसको दोबारा लिखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। इसी को देखो हम सेल्फ स्टडी कहते हैं। नोट्स को हम छोटा करते जाते हैं, और छोटा और छोटा और छोटा करते जाते हैं। ठीक है ना। वही कामयाबी की बुनियाद है। ओके, तो बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य हो गया जिसने जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। करवाई नहीं, एक आध स्टेट और है जिसने जाति के आधार पर जनगणना करवा दी है, करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आंकड़े जो हैं सबसे पहले इसने जारी किए। इसको लेकर के विवाद है। विवाद ये है कि जनगणना जो है वो केंद्रीय सूची का विषय है। जनगणना करने का जो दायित्व है वो केंद्र सरकार का है, राज्य सरकारों का दायित्व है नहीं। अच्छा, लंबे समय से बात चल रही है कि साहब जाति आधार पर जनगणना की जाए। हालांकि जब हमारे यहाँ हर 10 साल वाली जो जनगणना होती थी, कहा जा रहा था कि भाई उसमें हम जातियों के आंकड़े जो है कि इकट्ठा करेंगे, लेकिन जो है कि मांग चल रही है कि भाई अलग अलग जितनी भी जातियां हैं उनको विशेष रूप से दर्ज किया जाए कि किस जाति की संख्या कितनी है। तो बिहार ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने जाति के आधार पर जनगणना करवाई है और साथ ही साथ उसके आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। तो अब ये आपको हमेशा याद रहेगा, पूरी ज़िंदगी याद रहेगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि पहली बार पंचायती राज कहाँ लागू हुआ, आप बताएं। पहली बार पंचायती राज कहाँ लागू हुआ? मैंने भी पढ़ाया कुछ दिन पहले, आप बताएं। राजस्थान में, है ना, राजस्थान में नागौर से। ठीक है। अब रोहिणी आयोग पे शायद मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि जस्टिस रोहिणी, इनका पूरा नाम तो मुझे पता नहीं क्या है। जस्टिस रोहिणी जो हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट की रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं। इनको एक जिम्मेदारी दी केंद्र सरकार ने। इनको केंद्र सरकार ने ये जिम्मेदारी दी कि आप ये पता लगाओ कि भारत में
ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन दिया गया केंद्र सरकार की नौकरियों में, ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन दिया गया है, उस रिजर्वेशन का फ़ायदा ओबीसी की कौन कौन सी जातियों को कितना कितना मिला है। 27% रिजर्वेशन है, उस 27% रिजर्वेशन का फ़ायदा ओबीसी की किन जातियों को मिला है, किन को ज़्यादा मिला है, किन को कम मिला है और किन को कतई नहीं मिला है, उस पर आप ज़रा गौर करें और अपनी रिपोर्ट दें। सरकार ये देखना चाह रही है कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ जातियाँ ऐसी हों जिनको इसका कोई फ़ायदा मिल ही नहीं रहा हो और कुछ जातियाँ ऐसी जिनका इसका फ़ायदा बहुत मिल रहा हो। तो इसी को नाम दिया गया जस्टिस रोहिणी आयोग। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सरकार ने वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं की है, लेकिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंप दी है। ठीक है, जस्टिस रोहिणी आयोग आपसे पूछेगा, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। अच्छा, राजस्थान जो है उसने रातों रात 19 नए ज़िले बनाने की घोषणा कर दी। अब राजस्थान में हो गए 50 ज़िले। चुनाव हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो राजस्थान सरकार ने 19 नए ज़िले बना दिए हैं, जिससे कि अब वहाँ पर ज़िले हो गए 50। केरल विधानसभा ने जो है कि अपने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया है और कर दिया कि भाई अब हमें केरलम कहा जाए। लेकिन किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन करने की पावर किसके पास है? संसद के पास है ना। तो अब संसद चाहे तो इसे करे, चाहे तो ना करे, ठीक है ना। लेकिन आपसे पूछ सकता है कि किस राज्य की विधानसभा ने नाम परिवर्तन करने का सुझाव दिया है? तो केरल ने क्या कहा है? केरलम। वैसे पश्चिम बंगाल भी कह रहा है, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने प्रस्ताव पास कर दिया, पश्चिम बंग कर दो। असम विधानसभा ने प्रस्ताव पास कर दिया है, असोम कर दो। उड़ीसा का नाम तो हो ही चुका, नया क्या? ओडिशा, है ना। हाँ ठीक है भाई। फिर आगे चलें। अच्छा, कूनो और श्योपुर, पानी जी बताओगे क्या है ये कूनो श्योपुर? 17 सितंबर। हाँ, 17 सितंबर को तो वो लाए थे चीते। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये पिछली वीडियो में आपको मैं इसके बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ, लेकिन अब एक थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे पूछ सकता है कि 17 सितंबर वर्ष कौन सा? 2023 के 22। 17 सितंबर 2022 को जिस दिन मोदी जी का जन्मदिन था, उस दिन भारत में पहली बार नामीबिया से 8 चीते मंगाए गए थे, नामीबिया से ना, जिससे कि भारत में चीते का पुनर्वास हो सके। ठीक है, 17 सितंबर को आपसे ये पूछेगा कि इनको कहाँ बसाया गया था। सो सभी को पता है कूनो नेशनल पार्क में, लेकिन कहाँ पे? ये एमपी के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, एमपी के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, अब इसमें 8 चीते लाए गए नामीबिया से और बाद में 12 चीते लाए गए साउथ अफ्रीका से। ठीक है, अब दिल्ली सेवा विधेयक, इस पर भी मैं विगत में आपसे काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन ये फिर से चर्चा में रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि दिल्ली जो सरकार कहती है, दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है, वो ये कहती है कि जिस तरह से अन्य राज्यों में राज्यपाल के दायित्व हैं, क्या दायित्व हैं राज्यपाल के? कि राज्यपाल का जो पद है वो औपचारिक है, कुछ एक मामलों को छोड़ करके गवर्नर का जो पद है वो औपचारिक है। बाकी जैसे अन्य राज्यों में सारी शक्तियां राज्य सरकार के पास हैं, उसी तरह से दिल्ली में भी दिल्ली राज्य की मंत्रिपरिषद के पास सारी शक्तियां होनी चाहिए। अब कुछ व्यक्ति या कुछ संस्थान कहते हैं कि नहीं भाई, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, तो वहाँ पर राज्यपाल जो है बॉस है। इसको लेकर अक्सर रस्साकशी होती रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार ऑर्डर दिया कि भाई दिल्ली में सरकार का जो बॉस है वो राज्यपाल नहीं है, वहाँ की चुनी हुई मंत्रिपरिषद है। ये रस्साकशी चलती रही। खैर, अब इसमें जो नया परिदृश्य है वो ये है कि केंद्र सरकार ने संसद से केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश निकाला, केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश निकाला दिल्ली सरकार को लेकर के। उस अध्यादेश को नाम दिया गया था दिल्ली सेवा विधेयक, ठीक है ना। खैर, उस अध्यादेश को नहीं, उस अध्यादेश का नाम नहीं था। उस अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाने के लिए संसद में जब मंजूरी के लिए वो अध्यादेश रखा गया, तो उसको नया नाम दिया गया दिल्ली सेवा विधेयक। ऐसे बात समझ में नहीं आएगी, इसकी बैकग्राउंड में आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई राज्यपाल जो है वहाँ पर केवल औपचारिक है, वास्तविक शक्ति जो है वो चुनी हुई मंत्रिपरिषद के पास है, ठीक है ना। उसके बाद केंद्र सरकार जो है अध्यादेश ले आई। अध्यादेश जानते हैं आप? जानते हैं अध्यादेश? नहीं जानते? चलिए आपको मैं बता दूं, जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको भी बता दूं कि जब भी संसद का सत्र ना चल रहा हो और राष्ट्रपति को लगे कि कोई नया और बहुत ज़रूरी काम आन पड़ा है, लेकिन उस काम पर वो काम होगा तभी जब संसद कानून बना दे। लेकिन चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और सत्र बुलाने में और संसद के सत्र के द्वारा उस काम को करने के लिए कानून पास करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, तो इसके लिए राष्ट्रपति को एक पावर दी गई है कि राष्ट्रपति आदेश निकालें। राष्ट्रपति के उस आदेश को कहा जाएगा अध्यादेश, और वो अध्यादेश जो है बिल्कुल उसी तरह से वैलिड होगा जिस तरह से संसद का कानून होगा।
लेकिन शर्त यह है कि जब भी संसद का नया सेशन होगा तो उस अध्यादेश को संसद की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। अगर संसद उसे मंजूरी दे दे तो ठीक, नहीं तो वह अध्यादेश कैंसिल हो जाएगा। तो केंद्र सरकार जो है अध्यादेश ले आई। उस अध्यादेश के बाद केंद्र सरकार ने ये कहा, राष्ट्रपति ने अपने अध्यादेश में ये कहा कि दिल्ली में जो सरकार है वो वहाँ के उपराज्यपाल की है। दिल्ली में जो राज्यपाल होता है ना उसे कहते हैं उपराज्यपाल। दिल्ली में जो सरकार है वो वहाँ के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की है। देखिए इसीलिए ना मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बच्चे बैठे रहें सामने जब मैं रिकॉर्डिंग करूँ, क्योंकि आप लोग जो देख रहे हैं आपका फेस में नहीं देख पा रहा ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मुझे पता नहीं, लेकिन जो मेरे सामने बैठे हैं तो जो बॉडी लैंग्वेज जो IQ लेवल इनका है वही आपका है। तो जो सामने मेरे बैठते हैं जब उनके चेहरे पर भाव बदलते हैं ना तो मैं समझ जाता हूँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इसलिए मैं अपनी बात को और खोलता हूँ। ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो यह है ऑर्डिनेंस या अध्यादेश। तो इस ऑर्डिनेंस या अध्यादेश में केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था दी कि भाई दिल्ली में जो सरकार है उसमें मंत्रिपरिषद वास्तव में केवल सलाहकारी है, एडवाइजरी है। वहाँ पर वास्तविक सत्ता जो है, रियल पावर जो है दिल्ली के उपराज्यपाल की है। समझ गए ना? है हाँ, दिल्ली और पांडिचेरी में राज्यपाल नहीं होता है, उपराज्यपाल होता है। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ नहीं है। ठीक है साहब, इसको लेकर बहुत हो हल्ला हुआ। केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई और कि भाई एक तो यह है कि वहाँ पर जो वास्तविक शक्ति होगी वो उपराज्यपाल के पास होगी। दूसरा, अब इसको नाम दिया गया दिल्ली सेवा विधेयक। दूसरी इसमें बात ये की गई कि दिल्ली में जो समूह ख और क यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी यानी कि जो उच्च स्तरीय प्रशासनिक सेवाएं हैं उनकी नियुक्ति और स्थानांतरण का जो अधिकार होगा वो वहाँ के उपराज्यपाल के पास होगा। सुन लीजिए, वो वहाँ के उपराज्यपाल के पास होगा और उपराज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग करेगा एक कमेटी के द्वारा जिसका नाम होगा सिविल सर्विस अथॉरिटी। तो अब इस अध्यादेश के द्वारा एक संस्था बना दी गई जिसका नाम था सिविल सर्विस अथॉरिटी या दिल्ली सिविल सर्विस अथॉरिटी। इस दिल्ली सिविल सर्विस अथॉरिटी ने दिल्ली में जो उच्च स्तर के अफसर हैं उनकी नियुक्ति और ट्रांसफर से संबंधित जो फैसले लेने हैं, इन फैसलों के लिए उन्होंने राज्यपाल को सलाह देनी है। जैसे लोक सेवा आयोग राज्यपाल को सलाह देता है सरकारी नौकरियों के लिए और संघ लोक सेवा किसे देता है? राष्ट्रपति को। अब हमारे यहाँ परंपरा ये है कि लोक सेवा की सलाह को राज्यपाल नहीं ठुकराते और संघ लोक सेवा की सलाह को राष्ट्रपति नहीं ठुकराते, लेकिन इसमें ये लिखा गया कि ये जो अथॉरिटी है सलाहकारी है, राज्यपाल चाहें तो इस सलाह को पलट भी सकते हैं, राज्यपाल चाहें तो इस सलाह को मानने से मना भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है उसने लेकर के इसको हल्ला किया, फिर उसने विपक्षी पार्टियों को अपने पीछे लामबंद भी किया कि जब ये अध्यादेश संसद में आएगा तो हम इसका विरोध करेंगे। कुछ पार्टियों ने विरोध किया भी, लेकिन फिर भी दिल्ली सेवा विधेयक के रूप में ये अध्यादेश जो था वो संसद में पास हो गया। अर्थात अब सिविल सर्विस अथॉरिटी बन चुकी है दिल्ली में, जो राज्यपाल को सलाह देगी वहाँ के अफसरों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए। दिल्ली सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं। ठीक है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार गई है, शायद मैंने किसी अखबार में पढ़ा भी था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सवाल इसमें पूछे हैं। क्या है, जो भी इसमें नया अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। पांडे जी, समय बहुत हो गया, आपने जाना नहीं है? जाना है ना, जाओ ना, क्योंकि आपका समय तो 5:30 का है लेकिन अंधेरा हो चुका है। ठीक है, और सुबह आना भी है। चले आगे। अब बात आती है, पांडे जी तो ठीक है फिर ये कल भी कर देंगे आप, है ना, देख लेंगे जैसा भी है। अब बात आती है, आपने जाना, किसी ने जाना, चले जाओ। अब बात आती है मुख्य चुनाव आयुक्त। आप लोग जानते हो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हुआ? चुनाव आयोग समझते हैं ना? चुनाव आयोग समझते हैं? पांडे जी जाते जाते बताओ, चुनाव आयोग में कुल कितने मेंबर हैं? एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है ना? हमारा जो चुनाव आयोग है वो 3 सदस्यीय है, इसमें 3 मेंबर हैं इसमें ना, इसमें ठीक है, नमस्ते। हमारा जो चुनाव आयोग है उसमें टोटल 3 मेंबर हैं। इसमें एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसे हम हिंदी में कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 अन्य होते हैं जिन्हें कहते हैं हम खाली चुनाव आयुक्त, उनका नाम है चुनाव आयुक्त, और एक तीसरा इसमें होता है मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि कार्यालय का हेड होता है। ठीक है, अब इनकी नियुक्ति में ट्रांसपेरेंसी बरतने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका आई और उसमें कहा गया कि साहब मुख्य चुनाव आयुक्त जैसा जो पद है ये लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और इसकी नियुक्ति में पूरी तरह से पारदर्शिता और निष्पक्षता होनी चाहिए। इसकी नियुक्ति में किसी को भी कोई संदेह होना नहीं चाहिए, किसी भी तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को हामी भरी और इस बात को हामी भरने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया? कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होगी आगे से मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होगी उसमें आप ये व्यवस्था करें कि इसकी नियुक्ति में 3 लोगों की कमेटी हो
उसमें एक प्रधानमंत्री हो, एक लोकसभा में विपक्ष का नेता हो और एक हो भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्यों? कि भाई इसकी नियुक्ति जो हो पूरी तरह से निष्पक्ष हो और इस निष्पक्षता पे किसी को शक ना हो। बात समझ आ रही है? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति होगी। इस कमेटी में प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, समझ रहे साहब? ये फैसला था। अब आगे जाके अब इसको लेकर भी सरकार जो है एक संसद में, सरकार ने संसद में या राज्यसभा में एक विधेयक रख दिया। उसमें यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसी होगी उस स्थिति को स्पष्ट करना है। और उसमें सरकार ये कर रही है उस विधेयक के माध्यम से कि उसकी जो नियुक्ति होगी वो किसके माध्यम से होगी। उसके लिए एक 3 लोगों की कमेटी होगी जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और एक प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत अन्य मंत्री होंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक अफ्रीकी देश है नाइजर, अफ्रीकी देश है नाइजर। यहाँ पर तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट समझते हैं? यहाँ की जो चुनी हुई सरकार थी उसको फौज ने उखाड़ फेंका। चुनी हुई सरकार के जो राष्ट्रपति थे उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और फौज ने शासन अपने हाथ में ले लिया, जैसे अक्सर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में होता रहता था या म्यांमार में हो रखा है। म्यांमार जानते हैं ना, भारत का पड़ोसी देश। यहाँ की जो निर्वाचित सरकार थी उसकी मुखिया थी आंग सान सू की, जिनकी पार्टी का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। अब म्यांमार में सेना ने क्या किया, ये कहा कि भाई चुनाव हुआ, चुनाव में तुमने धांधली की है। आंग सान सू की पर आरोप लगाया कि चुनाव में तुमने धांधली की है। उन्हें उठाया, जेल में डाल दिया और शासन अपने हाथ में ले लिया। और एक काउंसिल बनाई जिस काउंसिल का नाम है जुंटा। शायद कहीं आके लिखा भी होगा मैंने। एक काउंसिल बनाई, उस काउंसिल का नाम है जुंटा। जो सैन्य लोगों की काउंसिल है वो जुंटा, जो सैन्य काउंसिल है वही म्यांमार पर शासन चला रही है, यानी कि म्यांमार में सैनिक तानाशाही। उसी तरह से नाइजर में चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट किया गया और फौज ने शासन अपने हाथ में ले लिया। तो एक तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश में तख्ता पलट हुआ है और सेना ने अपने शासन अपने हाथ में ले लिया। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात और बता दूँ कि साल 2020 से अब तक नंबर 1 बुर्किना फासो, नंबर 2 गिनी, नंबर 3 माली और अब चौथा नाइजर। अफ्रीका के 4 ऐसे देश ये हो चुके हैं 2020 से अब तक जहाँ पर चुनी सरकारों का तख्ता पलट हो गया है और फौज ने शासन अपने हाथ में ले लिया। पूछ रहे हैं कुछ? ओके, आगे चलिए फिर हैं। अच्छा, 15वां ब्रिक्स, मैंने ये लिखा है 15वां ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन सब के नाम के पहले अक्षर को लेकर के बना है ब्रिक्स। ये एक संगठन, जैसे सार्क, जैसे अभी किसकी बैठक हुई थी G20 की, तो G20 में इस समय कुल कितने मेंबर हो गए? 19 देश तो पहले ही थे, 20वां EU था, अब तीसरा कौन हो गया? अफ्रीकी यूनियन। तो G20 के अब कुल सदस्य हो गए हैं 21। ओके, तो उसी तरह से ब्रिक्स में कितने मेंबर थे ओरिजिनली? देखो, ब्रिक्स जो था ओरिजिनली था ब्रिक, ब्रिक्स जो ओरिजिनली था वो था ब्रिक। इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना होते थे। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ा तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ये पहले क्लास में मैं आपको बता भी चुका हूँ। कई बार सवाल आता है कि ब्रिक का जनक कौन है या ब्रिक का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया, तो जिम ओ नील थे। ये पत्रकार थे, ये जिम ओ नील, इन्होंने ब्रिक की अवधारणा दी थी। बाद में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया तो ये हो गया ब्रिक्स। अब ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन हुआ है अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहाँ है गौरी? साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना। तो ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन हुआ जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अब इसमें खास बात ये हो गई कि ब्रिक्स का 2019 में ब्राज़ीलिया कहाँ का शहर है? ब्राज़ील का शहर है ब्राज़ीलिया। 2019 में ब्राज़ीलिया में ब्रिक्स की जो बैठक हुई थी वो व्यक्तिगत उपस्थिति वाली थी, यानी कि सभी लोग एक दूसरे से मिलकर के उन्होंने बैठकें की थी। उसके बाद कोविड आ गया तो कोविड की वजह से ये बैठकें जो होने लगी वर्चुअल होने लगी। तो 2019 में ब्राज़ील में आखिरी बार ब्रिक्स की व्यक्तिगत बैठक हुई थी, उसके बाद से वर्चुअल हो रही थी। अब पहली बार 2019 के बाद अब जो ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन हुआ जोहान्सबर्ग में, उसमें व्यक्तिगत हिस्सेदारी हुई है, यानी कि ये बैठक वर्चुअल नहीं हुई है। समझ रहे मेरी बात? वर्चुअल जो ऑनलाइन पढ़ा रहे थे ना हम लोग, ऑनलाइन मीटिंग वर्चुअल उसको कहते थे। तो 2019 में जैसे मैं आपको आमने सामने पढ़ा रहा हूँ ना, तो 2019 में तो ऐसे आमने सामने मिले, ठीक है ना। उसके बाद कोविड की वजह से ये बैठ के वर्चुअल होने लगी। अब पहली बार फिर से ये आमने सामने वाली, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत उपस्थिति वाली आमने सामने की बैठक हुई है। कहाँ पर? 15वीं ब्रिक्स बैठक अगस्त में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। पूछो, कुछ पूछना है तो? कौन सी ईयर में? हाँ, इसी साल अगस्त 2023 में। हाँ, मैं तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे चले। तो
तो ये 2019 में जो ब्राज़ीलिया में जो बैठक हुई थी, ये ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन था। ओके, अब बात आती है, अब हाँ, अब देखो आपसे ये क्वेश्चन जो है आपका हमेशा सर खाएगा, है ना, 6 महीने तो खूब खाएगा कि ब्रिक्स के नए सदस्य कौन कौन जुड़े हैं। तो ब्रिक्स में 6 नए सदस्य जुड़े हैं इस बार। 5 पहले थे, नहीं BRICS, हाँ 5 पहले थे, ब्रिक्स में 5 पहले थे, 6 हो गए, अब टोटल कितने हो गए 11। अब टोटल कितने हो गए 11 हो गए, 5 + 6 = 11। अब इसमें टोटल मेंबर हो गए 11। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका थे ही थे। अब अगस्त में जोहान्सबर्ग में जो बैठक हुई है 15वीं ब्रिक्स बैठक, उसमें ब्रिक्स में 6 नए सदस्यों को शामिल किया गया है। अर्जेंटीना, सऊदी अरब, अरब माने सऊदी अरब, UAE, मिस्र, ईरान और इथोपिया। तो इसमें अब टोटल मेंबर हो गए 11, ठीक है ना। 6 नए मेंबर इसमें ऐड हुए हैं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, अब इसी ब्रिक्स बैठक में मोदी जी ने आह्वान किया कि एक तो बिग कैट अलायंस बनाया जाए और दूसरा ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ बनाया जाए। बिग कैट अलायंस का मतलब क्या, बड़ी बिल्ली, ये जो हुआ ना, ये गुलदार, तेंदुआ, शेर, बाघ, ये इन्हें बिग कैट फैमिली कहा जाता है। मैंने कहा ये जो प्रजातियां, ये इनका संरक्षण ज़रूरी है, तो इनको बचाने के लिए एक संगठन होना चाहिए। ब्रिक्स देश मिलकर के एक संगठन बनाएं। दूसरा, स्पेस में और रिसर्च करने के लिए ब्रिक्स देश आपस में मिलकर के संगठन बनाएं। उसी को नाम दिया उन्होंने ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ। और बड़ी बिल्ली यानी कि छोटी बिल्ली है ना, और बड़ी कुत्ता भी तो बिल्ली फैमिली का सदस्य है, ठीक है ना, कुत्ता, भेड़िया सब बिल्ली फैमिली के सदस्य हैं। और अक्सर सवाल आता है बिल्ली फैमिली का सबसे बड़ा पशु बाघ, ठीक है ना। तो इनको बचाने के लिए बिग कैट अलायंस बनाया जाए, ऐसा मोदी जी ने आह्वान किया। नेक्स्ट चलते हैं, जनधन योजना। अब ये जनधन योजना क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। मोदी जी के शपथ लेने के बाद सबसे पहले शुरू हुई योजनाओं में से एक योजना थी ये प्रधानमंत्री जनधन योजना, दिखाई दे रहा होगा। 28 अगस्त सन 2014 को ये शुरू हुई थी, इसके 9 साल पूरे हो चुके हैं। और 9 साल पूरे होने के बाद इस पर एक रिपोर्ट जारी की गई है कि इसमें अब तक 50 करोड़ से ज़्यादा खाते खुल चुके हैं। सुने ना, कब शुरू हुई थी जनधन योजना? अच्छा, मैं बता दूं आपको, इसमें जो खाता शुरू में खुला था ना, वो 100 रुपये से खुला था, कि 100 रुपये से खाता खुलेगा आपका खाता। अब जैसे अभी नॉर्मली हम खाता खोलने जाते हैं ना अकाउंट में, तो कोई बैंक 500 लेती है, कोई 1000, कोई 5000 भी लेती है। जैसे गदरपुर में कुछ बैंकें हैं ना, वो 5000 रुपये से अकाउंट शुरू करती हैं, कुछ बैंकें 500-1000 रुपये से अकाउंट शुरू कर देती हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक शब्द आता है मिनिमम बैलेंस, यानी कि आपके खाते में कम से कम इतना पैसा रहना चाहिए, नहीं तो आपको पनिशमेंट पड़ेगा, होता है ना। तो इसमें अब गरीब आदमी के पास अक्सर 500 या 1000 रुपये नहीं होते, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो वो कहाँ से अकाउंट में रखेगा अपना इतना पैसा। तो ये कहा गया भी 100 रुपये में आप खाता खोल सकते हो, ठीक है। बहुत से लोगों ने खुलवाए, फिर लोगों को और मोटिवेट करने के लिए क्या किया कि चलो भाई आप जो है बिना पैसे के ही अपना अकाउंट शुरू कर सकते हो, इसे कहते हैं ज़ीरो बैलेंस। यानी कि अगर आपके खाते में पैसा बिल्कुल नहीं है तो भी कोई पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप अपना आधार कार्ड और जो दूसरे दस्तावेज हैं वो ले आओ और अपना खाता शुरू कर दो, यानी कि जीरो बैलेंस से ये खाता शुरू हो सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर इस खाते में पैसा बिल्कुल नहीं रहे तो कोई पेनल्टी आपको नहीं दी जाएगी। परिवार के कितने मेंबर भी इसमें खाता आप खुलवा सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, अब इस खाते को और मोटिवेट करने के लिए ये फैसिलिटी दी गई कि आपको एक फ्री डेबिट कार्ड मिलेगा। हम लोगों को वो मिलता है ना ATM, उसे डेबिट कार्ड कहते हैं। तो बैंक सालाना डेबिट कार्ड की फ़ीस वसूलती है, हमेशा हर साल हमारे अकाउंट से कुछ पैसे वसूलती है कि भाई ये डेबिट ATM के हैं पैसे, है ना। तो सरकार ने कहा कि जो रुपे कार्ड है, जो रुपे डेबिट कार्ड है ना, हमारा देसी डेबिट कार्ड क्या है, रुपे। तो जो रुपे कार्ड है वो आप लोगों को फ्री दिया जाएगा, यानी कि उस कार्ड के एवज में आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ना कोई पासबुक फीस, ना कोई चेकबुक फीस। ना खैर चेकबुक तो इसमें जारी नहीं होती है, तो पासबुक फीस कुछ नहीं, कोई पैसा आपसे अलग से नहीं लिया जाएगा। प्लस 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देगा आपको। दुर्घटना बीमा का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाए, तो अगर मृत्यु की स्थिति है, मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर अपंगता, स्थायी अपंगता, अलग अलग पैमाने हैं, तो 10, 20, 30,000, 40,000, 50,000 जैसा भी है, अधिकतम 2 लाख का आपको बीमा दिया जाएगा, जिसे कहते हैं दुर्घटना बीमा। इसके अलावा इसी में 10,000 रुपये का आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो आपके खाते में 1,000 रुपये खाता आपका चल रहा है, तो 1,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते ना, लेकिन सरकार जो है इसमें 10,000 रुपये ज़्यादा निकालने की सुविधा देती है कि आप एक बार में मैक्सिमम 10,000 रुपये तक इसमें से निकाल सकते हो, लिमिट है, उस पर ब्याज पड़ेगा, उसको जमा कर दो, फिर और पैसे आप निकाल लो। तो इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट की सुविधा, ठीक है। इतनी चीज़ें पूछेगा। एक चीज़ आपसे और पूछ सकता है कि इसमें जो कुल खाते खुले हुए हैं उसमें 67% जो ग्रामीण क्षेत्र और अर्धशहरी समझते हो, जैसे किलाखेड़ा, दिनेशपुर, है ना, गुलाबूज, सकैनिया, ये इलाके कहलाते हैं अर्धशहरी। गदरपुर शहरी क्षेत्र है, गदरपुर, उदयपुर ये शहरी क्षेत्र हैं। और आसपास के जो टाउन है ना, छोटे छोटे कस्बे, उन्हें कहते हैं अर्ध शहरी क्षेत्र। हमारा गांव
ग्रामीण क्षेत्र। तो 67% खाते जो हैं इसमें वो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खुले हुए हैं, और 56% खाते जो हैं इसमें वो महिलाओं के हैं। यानी कि महिलाओं के, कई बार सवाल आया कि इसमें महिलाओं के कितने खाते हैं, और अब कितने खाते हो चुके हैं अगस्त 2028 तक, कितने 50 करोड़ से ज़्यादा खाते हो चुके हैं, और 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इसमें निवेश है। इन खातों में ये जो 100-100, 200-200 रुपये वाले खाते हैं, इनमें 2 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। यही सरकार का मकसद था। इसको कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब समझते हो? ये जीके में आपसे अर्थशास्त्र में पूछा जाएगा, आप लोग भी ध्यान सुनना। वित्तीय समावेशन का मतलब ये है कि बैंकिंग और बैंकिंग से जुड़ी अन्य सेवाएं घर घर तक, है ना, हर घर तक, हर जन तक पहुँचें, है ना। वित्त के मामले में समावेशन माने सभी को साथ लेना, ठीक है ना। अभी पहले क्या होता था ना, बैंकें दूर दूर तक होती थी, तो गांव में डाकघर खोले गए, लोगों को मोटिवेट किया गया डाकघर में अकाउंट खोलो, लोग पैसा लेकर के नहीं आए। अब क्या है कि शहरी और अर्ध शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकें हैं, डाकियों को भी ये कहा गया भी तुम भी खाते खोलो, और जगह जगह सेवा केंद्र खुले रहते हैं ना कि भाई तुम भी खाते खोलो, लोगों को लोन दो, लोगों का पैसा जमा करो। तो यह है वित्तीय समावेशन। मुद्दा ये था कि लोग जीरो बैलेंस पे भी अपना खाता खोलें, और उनके पास जो भी छोटी मोटी बचत है उस बचत को वो जमा करें, उस पर ब्याज पाएँ, वो पैसा जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देगा। इसी को कहते हैं वित्तीय समावेशन। तो इस योजना का दोहरा लक्ष्य था, एक तो वित्तीय समावेशन, दूसरा जो लोगों की सूक्ष्म जमाएं हैं उन्हें बैंकों में लाना, उस पर कुछ ब्याज उनको मिल जाए, ठीक है। अच्छा, अब एक मैगजीन है, अमेरिकी मैगजीन फॉर्च्यून मैगजीन है, हमेशा हर साल ये एक लिस्ट जारी करती है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एक लिस्ट जारी करती है ये मैगजीन हर साल, फॉर्च्यून ग्लोबल 500। ये लिस्ट क्या है? ये दुनिया की सबसे ज़्यादा कारोबार या कमाई करने वाली 500 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट जारी करती है। फॉर्च्यून मैगजीन है, अमेरिका की है, ये हर साल दुनिया की 500 सबसे बड़ी या सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली या सबसे धनी कंपनियों की लिस्ट जारी करती है, हर साल करती है, इस बार भी की है। तो इसमें पहले नंबर पर जो है वो है अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट, पहले नंबर पर। आप लिखना चाहें लिख लें, यूएसए की है ये, यूएसए की कंपनी वॉलमार्ट। और दूसरे नंबर पर है सऊदी अरब की कंपनी अरामको। इसमें अरामको, कहीं अरामको लिखता है, कहीं आराम को लिखता है। इसमें दूसरे नंबर पर है सऊदी अरब की कंपनी अरामको। इस बार इंडिया से 8 कंपनियां, पिछली बार थी 9, इस बार इंडिया से 8 कंपनियां। इस बार माने वर्ष 2023 में, वर्ष 2023 में भारत से इसमें हैं 8 कंपनियां, समझ रहे ना। अब आपसे ये पूछ सकता, वैसे तो जब आप आईएएस का एग्जाम देने जाओगे ना तो 8 की 8 आपको रटनी पड़ेंगी, 8 की 8 रखनी पड़ेंगे, है ना। लेकिन अभी आईएएस का एग्जाम जून में आएगा, तब देखेंगे उसमें किस हिसाब से बनाएंगे आपके लिए नोट्स। फिलहाल हमारा जो फोकस है, जो दिसंबर जनवरी के एग्जाम उनके लिए हैं, तो इसमें सबसे ऊपर जो रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये इसकी रैंक है भारत में पहली और वर्ल्ड में 88वीं, 88, समझ रहे हैं। पहले नंबर पर कौन सी है? वॉलमार्ट। दूसरे नंबर पर अरामको। कहाँ की अरामको? सऊदी अरब की। भारत में पहले नंबर पर कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी वाली, और इसकी वर्ल्ड में रैंकिंग है 88। और भारत में दूसरे नंबर पर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है ना, IOC, ओके, ऑयल कॉरपोरेशन IOC। अब इसी तरह से जो वित्त मंत्रालय है ना, वित्त मंत्रालय का लोक उद्यम विभाग है ना, पब्लिक एंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट, लोक उद्यम विभाग, वो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें और फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए, उनमें आपस में कंपटीशन बढ़ाने के लिए उन्हें एक तमगा देता है, महारत्न और नवरत्न, एक और है मिनी रत्न। तो आपसे सवाल पूछेगा कि इस समय महारत्न कंपनी कितनी है? 13। नवरत्न कंपनी कितनी है? 13। महारत्न और नवरत्न दोनों ही कंपनियां जो हैं वो 13 हो चुकी हैं। और इसमें जो 13वीं या सबसे नई महारत्न कंपनी बनी है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मत लिखना, कंफ्यूज मत हो जाना। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन उधर है फॉर्च्यून में, ग्लोबल 500 में। यहाँ पर जो नई महारत्न कंपनी मिली है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, 13वें नंबर पे है ये। और नई नवरत्न कंपनी जो बनी है वो है ONGC की एक सहायक कंपनी है, ONGC विदेश लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस, वो जो कंपनी है ना उसी की शाखा है ONGC विदेश लिमिटेड। ये बनी है नवरत्न और महारत्न बनी है ऑयल। तो 13 महारत्न और 13 ही हो गई हैं आपकी नवरत्न, ठीक है साहब। तो आज की तीसरी क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे करंट अफेयर्स की चौथी क्लास में कल। थैंक यू।